हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 6वां है। यहां पर हम लोग नगर, व्यापारी और शिल्पी जन अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज के अध्याय में हम लोग मध्यकालीन भारत के कुछ प्रमुख नगरों के बारे में पढ़ेंगे। तो मध्यकालीन भारत के कुछ नगर जो हैं वो प्रशासनिक केंद्र भी हैं और कुछ नगर ऐसे भी हैं जो कि मंदिर नगर के उदाहरण हैं। हमें कुछ नगर ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो कि प्रशासनिक केंद्र होने के साथ साथ मंदिर नगर भी हैं। तो यहाँ सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं प्रशासनिक केंद्र तंजावुर से। तंजावुर आप मैप में देख पा रहे हैं, ये तंजावुर रहा जो कि वर्तमान में तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। लगभग 1000 साल पहले चोल राजाओं की ये राजधानी थी। यानी लगभग 1000 साल पहले तंजावुर जो है चोल राजाओं की राजधानी थी। वर्ष भर बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास से बहती थी। यानी ये नगर जो है कावेरी नदी के साइड में पड़ता है। राजा राजराज चोल द्वारा तंजावुर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। और देखिए तंजावुर का जो वास्तुकार था वो कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन था। इसके बारे में हमें जानकारी जो है मंदिर की दीवार पर उत्कीर्णित एक लेख से मिलती है। इस नगर में तमाम राजमहल थे जिनमें कई मंडप बने हुए थे और इन मंडपों से राजा लोग जो है अपना दरबार चलाते थे। यहीं से वे अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, अधीनस्थ अधिकारी हैं, उनको आदेश जारी करते थे। तो ये तंजावुर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पर तंजावुर के जो निकटवर्ती नगर हैं उनके बारे में बताया गया है कि तंजावुर के निकटवर्ती नगर उरैयूर के साली बुनकर मंदिर के लिए कपड़ा, मंदिर के लिए मंदिर में जो उत्सव वगैरह होते हैं उनमें जो झंडियाँ लगाई जाती हैं उनके लिए कपड़ा तैयार करते थे। राजा और अभिजात वर्ग के लिए सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार करते थे। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामीमलाई में स्थपति का मतलब मूर्तिकार होता है। स्थपति जो है अथवा मूर्तिकार जो है ये कांसे की मूर्तियां और धातु का काम करते थे। ये धातु के काम में ये लोग कांसे की जो घंटियां वगैरह होती मंदिर की वो बनाते थे। तो एक बार मैं मैप पे दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये स्वामीमलाई है जो कि कर्नाटक में वर्तमान में पड़ता है और यहाँ पर तंजावुर के ऊपर उरैयूर है जो कि आप मैप में देख पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर चोलकालीन जो कांस्य मूर्ति कला है उसके बारे में बताया गया है कि वहाँ पर कैसे कांसे की मूर्तियां लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। वो सब चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। तो कांसा, घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीक। देखिए कांसा जो है, कांसा एक मिश्र धातु होती है जो तांबे और रांगे की मिल से बनती है। रांगे का मतलब टिन। अगर हमें मंदिर का घंटा बनाना है तो घंटा धातु में जो है रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। यानी घंटा अगर हमें बनाना है मंदिर का तो उसमें रांगा यानी टिन ज़्यादा होता है ताकि उस घंटे से अच्छी खासी ध्वनि निकले। चोलकालीन मूर्तियाँ, देखिए चोल काल में कांसे की मूर्तियां काफी ज्यादा बनाई जाती थी और चोल काल जो है कांसे की मूर्तियों के लिए फेमस है। तो चोल काल में जो कांसे मूर्तियां हैं वो लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। इसमें होता क्या है, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे हमें मान लीजिए ये मूर्ति बनानी है तो इस मूर्ति के आकार का सबसे पहले हम लोग एक मोम का टुकड़ा लेंगे। इस मूर्ति के आकार का हमें एक मोम का टुकड़ा लेना होगा और उस मोम के टुकड़े पर इसी तरह की हमें डिजाइन निकालनी होगी, बिल्कुल इसी तरह की शेप का उसको तैयार करना होगा। बाद में हम क्या करेंगे, उस मोम के टुकड़े को जिस पर हमने शेप तैयार की है ये वाली, उसको मिट्टी से लीप देंगे। यानी मिट्टी से उसे लीप देंगे। लीपने के बाद क्या होगा, मिट्टी सूख जाएगी। सूखने के बाद क्या करेंगे, जब मिट्टी सूख जाएगी तो उस मिट्टी में एक हल्का सा छेद कर देंगे और धीरे से उस मिट्टी को जो है आग के ऊपर गर्म करेंगे। तो आग गर्म करने की वजह से क्या होगा, जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर का जो मोम है वो पिघलकर बाहर निकल जाएगा और वहां पर अंदर मिट्टी के अंदर एक सांचा तैयार हो जाएगा, एक खोल तैयार हो जाएगा। बाद में जो पिघली हुई धातु है उस छेद के जरिए उस मिट्टी के सांचे के अंदर डाल दी जाएगी और कुछ समय बाद उसे ठंडा कर लिया जाएगा। तो ऐसे करके हमें मनचाही मूर्ति या मनचाही आकृति की प्रतिमा प्राप्त हो जाएगी। मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं शासक लोग जो हैं अपनी धन संपदा का प्रदर्शन करने के लिए, अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए भव्य मंदिरों का निर्माण करवाते थे। तो शासक जो हैं विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्तिभाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाते थे और समय समय पर जो मंदिर में अनुष्ठान वगैरह होते हैं उन अनुष्ठानों के लिए धन वगैरह, अनुदान वगैरह देते रहते थे ताकि वहां पर जो पुजारी हैं, ब्राह्मण वगैरह हैं, वो वहां पर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कर पाएं। शासकों के अलावा व्यापारी हैं और व्यापारियों के अलावा जो मंदिर के दर्शनार्थी हैं वो भी मंदिर को दान दक्षिणा दिया करते थे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, चाहे अभी आधुनिक भारत में हो या फिर प्राचीन काल में हो, मंदिरों के पास अच्छी खासी धन दौलत हुआ करती थी। यानी मंदिर के कर्ता धर्ता जो है मंदिर के धन को व्यापार और साहूकारी में लगाते थे। क्योंकि मंदिर के पास अच्छा खासा धन इकट्ठा हो जाता था तो मंदिर के जो पुजारी वगैरह होते थे वो क्या करते थे कि उसी पैसे का उपयोग करके उसके आसपास जो मार्केट वगैरह है उसको तैयार करवाते थे। देखिए मंदिर में कोई भक्त जाएगा तो भक्त अगर मंदिर के अंदर जाएगा तो अपने साथ फूल माला वगैरह लेकर जाएगा, प्रसाद वगैरह लेकर जाएगा। तो फूल माला बनाने वाले हुए, प्रसाद तैयार करने वाली, मिठाइयाँ तैयार करने वाले हुए,
कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मन्नत के रूप में वहां पे घंटी वगैरह चढ़ाते हैं, तो वहां पर हमें शिल्पकारों की आवश्यकता भी पड़ेगी जो घंटी वगैरह बनाने का काम करते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पवित्र मंदिर वगैरह होते हैं वहां से कुछ कुछ चीजें अपने घर पर लेकर भी आते हैं, जैसे मूर्ति वगैरह लेकर आए, छोटी सी एक उसकी कह सकते हैं एक छोटे से आकार की मूर्ति या मंदिर का छोटे से आकार की कोई पटिया वगैरह लेकर आए ताकि उसे अपने घर पर स्थापित कर पाए। तो इन सब चीजों के लिए वहां पर तमाम तरह के शिल्पी जन इकट्ठा हो जाया करते थे। तो इसी वजह से यहां बताया गया कि समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर के आसपास बसते गए और इसी रीत से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ। जैसे जैसे मंदिरों के चारों ओर इन लोगों का जमघट बढ़ता गया वैसे वैसे इन मंदिरों के चारों ओर मंदिर नगर विकसित हो गए हैं। तो जैसे हम एग्जाम्पल बताया गया कि मध्य प्रदेश में भिल्ल स्वामिनी यानी भीलसा या बिदिशा का जो मंदिर है और गुजरात में सोमनाथ का जो मंदिर है, ये मंदिर नगरों के उदाहरण हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर जो हैं, तमिलनाडु में तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर, इसके आसपास का जो नगर विकसित हुआ है वो कांचीपुरम और मदुरै, आंध्र प्रदेश में तिरुपति। तो ये सभी क्या है, ये सभी मंदिर नगर के उदाहरण हैं। अब देखिए यहां पर तीर्थ स्थल के बारे में बताया गया है। तीर्थ स्थल का मतलब क्या होता है, कोई पवित्र स्थान, किसी देवी तत्व से जुड़ा हुआ कोई पवित्र स्थान, उसको तीर्थ स्थल माना जाता है। जैसे कि मथुरा की बात की जाए तो मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ था, ये बात आप लोग जानते हैं, इसलिए मथुरा जो है, मथुरा वृंदावन एक तीर्थ स्थल के रूप में है। काशी की बात की जाए तो काशी जो है शिव का निवास माना जाता है, यानी कि जो कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत के बाद धरती पर कहीं निवास उनका माना जाता है तो काशी में माना जाता है। तो ये तीर्थ स्थान बोले जाते हैं जहां पर किसी दैवी तत्व का निवास होता है, दैवी तत्व के लिए विशेष स्थान होता है, उसे तीर्थ स्थान बोलते हैं। तो तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए हैं, जैसे वृंदावन जो है यूपी में और तिरुवन्नमलाई जो है तमिलनाडु में, ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं। अब देखिए यहाँ पर अजमेर की बात की गई है कि अजमेर वर्तमान में राजस्थान में पड़ता है। अजमेर 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था और आगे चलकर मुगलों के शासन में यह सूबा मुख्यालय बन गया है। अजमेर की बात करें तो अजमेर नगर धार्मिक सहिष्णुता का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ पर 12वीं शताब्दी में आकर बसे थे। तो उनके फॉलोअर्स वगैरह जो हैं वो भी यहाँ पर आया करते थे, यानी चाहे वो हिंदू धर्म के हों मुस्लिम धर्म के हों, उनके दोनों ही फॉलोअर यहाँ पर आते थे। इसके अलावा अजमेर के पास में ही पुष्कर सरोवर है, देखिए यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, तो इसी वजह से यहाँ पर तीर्थयात्री वगैरह भी प्राचीन काल से आते थे। तो कहीं ना कहीं जो अजमेर नगर है, अजमेर नगर जो है एक धार्मिक सहिष्णुता का केंद्र है, यानी ये मुस्लिमों के लिए भी पवित्र है और हिंदुओं के लिए भी ये पवित्र है। यहाँ पे मुस्लिम लोग जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाते हैं, जबकि जो हिंदू लोग हैं वो दरगाह के अलावा यहाँ पर जो पुष्कर सरोवर है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, उसे देखने जाते हैं। छोटे नगरों का संजाल। 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा था। संजाल का मतलब छोटे छोटे नगरों का एक जाल विकसित होने लगा था। छोटे छोटे नगर कहाँ से बने होंगे, संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ था, यानी बड़े बड़े गांव ही बाद में जो है छोटे छोटे नगरों के रूप में विकसित हो गए। छोटे छोटे नगरों में आमतौर पर एक मंडिका को बाद में मंडी कहा जाने लगा है। मंडी वह स्थान होता है जहां आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए आते हैं, उसे मंडी कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ कृषि समिति की जो मंडियां होती हैं, तो कृषि समिति की मंडियों में जो कृषि संबंधित उत्पाद होते हैं वो खरीदे और बेचे जाते हैं। उनमें गलियां थी, यानी छोटे नगर जो होते हैं उनमें गलियां थी जहां दुकानें एवं बाजार थे, जिन्हें हट जो है बाद में हाट कहा जाने लगा है। हट को बाद में हाट कहा जाने लगा है। तो गलियों में जो दुकानें और बाजार थी उन्हें हाट कहा गया है। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगर और शिल्पियों के लिए अलग अलग बाजार होते थे, यानी उस समय भिन्न भिन्न प्रकार के जो कारीगर हैं, शिल्पी हैं, जैसे कुम्हार हैं, तेली हैं, शक्कर बनाने वाले हैं, ताड़ी बनाने वाले हैं, सुनार हैं, लोहार हैं, पत्थर तोड़ने वाले हैं, इन सब के लिए अलग अलग बाजार होते थे। कुछ व्यापारी जो होते उस समय नगरों में स्थायी रूप से घर बनाकर वहां पर रहने लगे थे और वहां से व्यापार करते थे, जबकि कुछ ऐसे व्यापारी थे जो कि दूर अन्य गांवों से, अन्य नगरों से यहाँ पर व्यापार करने आते थे और यहाँ पर घूम घूम कर क्रय विक्रय किया करते थे। आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इनके आसपास किलेबंदी करके महल बना लेता था और ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों और उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे। कभी कभी ये लोग सामंत लोग जो हैं करों के संग्रहण का अधिकार स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे, यानी स्थानीय मंदिर, चूंकि स्थानीय मंदिरों को बनाने में इन लोगों ने योगदान दिया था, धनाढ़ लोग थे, तो स्थानीय मंदिरों के पुजारियों वगैरह को, पुरोहितों वगैरह को ये कर वसूलने का अधिकार कभी कभी दे दिया करते थे। बड़े और छोटे व्यापारी, चूंकि इस समय में यात्राएं आसान नहीं थी, व्यापारियों को लंबी यात्राएं करनी होती थी और लंबी यात्रा के दौरान उन्हें कई राज्यों से, कई जंगलों से गुजरना पड़ता था। उस समय जंगलों में चोर लुटेरों का आतंक था, तो चोर लुटेरे जो होते इनका सामान लूट लेते थे, तो व्यापारियों को काफी ज्यादा क्षति का सामना करना पड़ता था। इन सब से बचने के लिए व्यापारी क्या करते थे, समूह बनाकर यात्रा करते थे, यानी पूरा ग्रुप बना लेते थे, उस ग्रुप बनाकर यात्रा करते थे ताकि अपने सामान की और स्वयं की वो रक्षा कर पाएं। तो व्यापारी जो है काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे
और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ यानी गिल्ड बनाते थे। हमें मध्यकालीन भारत में कुछ प्राचीन व्यापार संघों के नाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में सबसे प्रसिद्ध व्यापार संघ मणिग्रामम और नानादेशी थे। तो मणिग्रामम और नानादेशी जो है दक्षिण भारत के प्रमुख व्यापार संघ हैं। ये दोनों व्यापार संघ जो हैं प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। देखिए इस समय में हमें चेट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी देखने को मिलते हैं, जो कि आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए हैं। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा समुदाय, तो ये काफी ज्यादा व्यापार में इन्वॉल्व थे और इनका जो है लाल सागर के बंदरगाहों और फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से व्यापार इनका हुआ करता था। ये दोनों ही समुदाय जो हैं वे इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे और बदले में ये अफ्रीका से सोना और हाथी दांत और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टिन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी ये लाते थे। पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। यानी भारत का जो पश्चिमी तट है, तो पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई जो है आकर यहां पर बस गए थे। अब देखिए कुछ सामान ऐसा भी था जो सामान सीधा हमारा यूरोप के मार्केट तक नहीं पहुंचता था, वो सामान पहले अरब प्रायद्वीप पर पहुंचता था और वहां से आगे सामान ले जाया जाता था। तो लाल सागर के बंदरगांव में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों के द्वारा खरीदे जाते थे और वहां से वे उन्हें जो है आगे यूरोपीय बाजारों में पहुंचाते थे। क्योंकि कुछ मसाले जो हैं वो केवल उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगते हैं, तो क्योंकि जो यूरोप वाला रीजन है, यूरोप वाला रीजन पूरा शीतोष्णकटिबंधीय वाला रीजन है, वहां पर ये मसाले मिलते नहीं है, तो यूरोप में इन मसालों की काफी ज्यादा डिमांड थी। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ, ये सब जो है ये यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं। अब देखिए एक प्रमुख व्यापार केंद्र हो रहा है काबुल। तो काबुल के बारे में यहां पर हल्का सा आपकी किताब में जिक्र किया गया है। काबुल जो है 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया है। काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। साथ ही साथ घोड़ों का व्यापार भी इस मुख्य मार्ग से, इसी मार्ग से होता था। यानी कहने का मतलब यह कि काबुल और कांधार क्यों फेमस हुए, क्योंकि दोनों ही रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। इसके अलावा जो घोड़ों के व्यापारी थे वो भी इसी रेशम मार्ग का प्रयोग करते थे, इस वजह से भी काबुल काफी ज्यादा फेमस हुआ। 17वीं शताब्दी में हीरों के सौदागर जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर ने यह अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपयों से अधिक का होता है, जो कि उस समय में एक बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फल ऊंटों पर लाद कर ले जाए जाते थे और उपमहाद्वीप के अन्य स्थानों पर पहुंचाए जाते थे। इसके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे, यानी काबुल के बाजारों में गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। नगरों में शिल्प, तो यहां पर कुछ नगर हैं, उन नगरों में कुछ शिल्प जो हैं, शिल्प फेमस हुए हैं, उनके बारे में अभी बात की गई है। जैसे बीदर की बात करें, बीदर जो वर्तमान में कर्नाटक में पड़ता है, तो बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने ज्यादा फेमस हो गए थे कि इनकी वजह से शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर तांबे और चांदी के कुछ बर्तन यहां पर दिए हुए हैं। यहाँ पे चांदी का बर्तन है जिसमें जड़ाई का काम किया गया है, तो ये बीदरी शिल्प में बना हुआ बर्तन है। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें कि सुनार, कसेरे, कसेरे का मतलब होता है बर्तन बनाने वाले, जिसमें कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे। तो ये मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। पांचाल समुदाय जो है मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक था, जिसमें सुनार शामिल थे, कसेरे शामिल थे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई। ये जो है राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपना योगदान देते थे। सालियार या केक्कोलार, इन जैसे बुनकर समुदाय जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए, समृद्ध हो गए हैं, तो ये मंदिरों को भी भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। शहरों के बदलते हुए भाग्य, देखिए जैसा कि अध्याय की स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि मध्ययुग की स्टार्टिंग में कुछ प्रमुख प्रशासनिक नगर और मंदिर नगर या प्रशासनिक और मंदिर नगर हुआ करते थे, जिनकी उस समय ख्याति दूर दूर तक विख्यात थी, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो या फिर मंदिर के क्षेत्र में हो। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, समय के साथ साथ उनकी ख्याति कम होती गई है और कुछ नए नगर उभर कर सामने आए हैं। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए हैं, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार और महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए हैं। देखिए इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। हालांकि मुर्शिदाबाद के सितारा भी कुछ समय के बाद डूब गया है। सन 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी यह बनाया गया है, लेकिन इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े की वजह से इसका सितारा डूब गया है।
यानी कि मुर्शिदाबाद की ख्याति इतनी ज़्यादा थी कि 1704 में इसको जो है बंगाल की राजधानी बनाया गया है। क्योंकि उस समय इंग्लैंड की मिलों से कपड़ा आने लगा था, तो इस वजह से इंग्लैंड की मिलों का कपड़ा जो है काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता था। उस सस्ते कपड़े की वजह से यहाँ का जो महंगा कपड़ा है वो प्रतियोगिता नहीं कर पाया। इस वजह से मुर्शिदाबाद का सितारा डूब गया। हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य, ठीक है, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, ये आपका हम्पी रहा। हम्पी जो है वर्तमान में कर्नाटक राज्य में पड़ता है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित यह नगर 1336 ईस्वी में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। यानी कहने का मतलब यह है कि 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई है और उस समय यह नगर विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल हुआ करता था। हम्पी शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी, यानी पूरे शहर की किलेबंदी की गई थी। यहाँ की खास बात यह थी, किले की दीवारों में किसी प्रकार के गारे चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि पत्थर के जो शिलाखंड थे उनको आपस में फंसाकर दीवार का निर्माण किया गया था। हम्पी के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहां स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में हम्पी के बाजारों में मूरा जो है, ये मूर जो शब्द है ये मुस्लिम सौदागरों के लिए इस्तेमाल होता था। तो मूरों, चेट्टियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का यहां पर जमघट लगा रहता था। इसके अलावा हम्पी में जो है मंदिर भी थे। तो हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर, यानी विरूपाक्ष मंदिर जो शिव को समर्पित है, तो हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर में देवदासियां देव प्रतिमा राजा और प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। देखिए यहाँ पर हमें देवदासी प्रथा भी देखने को मिलती है। देवदासी प्रथा के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। देवदासी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो लड़कियां होती हैं उनकी मंदिर में जो भगवान होते हैं, इष्ट देव होते हैं, उनसे शादी करा दी जाती है और अपना पूरा जीवन मंदिर के लिए डेडिकेट कर देती हैं। तो यहाँ पर जो देवदासियां थी वो प्रतिमा के सामने, वहाँ पर राजा और प्रजाजन के सामने नृत्य किया करती थी। इसके अलावा हम्पी में एक मंदिर और है जिसका नाम है विट्ठल मंदिर। ये भी हम्पी में ही है। इसका चित्र यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। तो हम्पी में यहाँ पर प्रमुख मंदिरों में विरूपाक्ष मंदिर है और फिर विट्ठल मंदिर है। महानवमी पर्व जो आज दक्षिण भारत में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। पुरातत्वविदों ने उस महानवमी मंच, जिसको महानवमी डिब्बा या महानवमी टिब्बा कहा जाता है, इसको खोज निकाला है, जहां पर राजा विराजमान होकर नृत्य एवं संगीत और मल्लयुद्ध के कार्यक्रम देखा करते थे। यानी कि यहाँ पर एक महानवमी डिब्बा है, एक मतलब कह सकते हैं चबूतरा टाइप है, पूरा स्टेज टाइप है। इस स्टेज पर बैठकर जो राजा हैं वो महानवमी के जो पर्व हुआ करते थे, जिनमें तमाम तरह की प्रतियोगिताएं होती थी, नृत्य आयोजन वगैरह होते थे, उन सबको बैठकर वहां पर देखते थे। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया है। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने हम्पी की यात्रा की थी। इसके बाद अगला नगर है आपका सूरत, जिसको पश्चिम का प्रवेश द्वार कहा जाता था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सूरत रहा, जो कि वर्तमान में गुजरात राज्य में पड़ता है। सूरत मुगल काल में कैम्बे यानी आज के खंबात और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया था। सूरत जो है ओरमुज की खाड़ी या हरमुज की खाड़ी के से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। यानी कहने का मतलब यह है कि यहीं से जहाज वगैरह जो है हरमुज की खाड़ी होते हुए पश्चिमी एशिया तक पहुंचते थे। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि यहां से बड़ी संख्या में लोग हज के लिए जाते थे, हज यात्रा के लिए यहीं से बड़ी संख्या में लोग जाते थे, इसलिए सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था। सूरत एक सर्वदेशी नगर था, यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर विभिन्न नगरों के, विभिन्न देशों के लोग यहाँ पर रहते थे, यहाँ पर सभी जातियों और धर्मों के लोग रहा करते थे। 17वीं शताब्दी में वहां पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के कारखाने एवं मालगोदाम थे। सूरत के वस्त्र जो थे अपने सुनहरे गोटा किनारियों, जिनको जरी कहा जाता है, तो अपने जरी वर्क के लिए यहां के वस्त्र फेमस हुआ करते थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों और महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकार कंपनियां थीं। सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। हुंडी क्या होता है? देखिए हुंडी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हुंडी के बारे में पूछा गया है। हुंडी का मतलब होता है एक दस्तावेज। अब देखिए जैसे कि प्राचीन काल में कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है, अब अपनी यात्रा के दौरान मान लीजिए वो पैसा वगैरह, उस समय पैसा भाई सोने के फॉर्म में या चांदी के सिक्कों के फॉर्म में होता था। अगर वो अपने साथ वो पैसा लेकर जा रहा है और मान लीजिए लुटेरे मिल गए और लुटेरों ने वो पैसा छीन लिया, तो क्या होगा? जब पैसा छीन लेंगे लुटेरे तो क्या होगा? तो पैसे की क्षति होगी। तो उसका एक विकल्प निकाला गया था। जैसे आज के टाइम में चेक वगैरह होते हैं, आज के टाइम में जैसे हम लोग चेक देखते हैं कि हम लोग चेक काट के दे देते हैं और आप चेक को अपनी संबंधित बैंक में जमा करते हैं और कुछ टाइम के बाद उसे भुना लेते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हुंडी का भी था, यानी व्यापारियों को एक प्रपत्र जारी कर दिया जाता था। कुछ कुछ ऐसी संस्थाएं होती थी जिनके सेंटर भारत में भी थे और अन्य देशों में भी थे। तो आप अपना पैसा लेकर गए,
आपने उस पैसा वहां पर सेंटर में सबमिट किया, उन्होंने एक प्रपत्र जारी कर दिया कि आपने यहाँ पर मान लीजिए 1 लाख असरफियां यहाँ पे दी हैं, तो आप इस प्रपत्र को लेकर वहां पर जैसे पहुंचेंगे तो वहां पर भी कंफर्म कर देंगे कि प्रपत्र हमारे उस सेंटर से आया है, तो आपको उस प्रपत्र को दिखाकर या सबमिट करके आपको उतनी ही असरफियां या उतना ही पैसा वापस मिल जाएगा। तो हुंडी जो है इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट था। यानी हुंडी एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है और हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है। आगे यहां पे सूरत के बारे में बताया गया कि सूरत का पतन कैसे हुआ है। देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन की वजह से बाजारों तथा पुर्तगालियों के द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण की वजह से और 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय मुंबई में स्थापित हो गया। इस वजह से सूरत का पतन हो गया। ये सूरत के पतन के कई कारण हैं। एक तो मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। मुगल साम्राज्य के पतन होने की वजह से यहाँ की जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था खराब हो गई। पुर्तगाली यात्री जो है उन्होंने यहाँ के समुद्री व्यापार पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, समुद्री मार्गों पर कब्जा जमा लिया। इसके अलावा 1668 में यहाँ पर जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था यहाँ से शिफ्ट करके उसको मुंबई में पहुंचा दिया गया। तो ये कई कारण रहे जिसकी वजह से सूरत का पतन हो गया। हालांकि सूरत के पतन होने के बावजूद भी सूरत आज भी एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र है। इसके बाद एक अगला नगर मसूलीपट्टनम आ जाता है, जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मसूलीपट्टनम है। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीजों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया ताकि व्यापार जो है पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए, क्योंकि उस समय मसूलीपट्टनम का जो इलाका था वो गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों के नियंत्रण में आता था। तो उन शासकों ने यहाँ पर जो है कुछ चीजों की बिक्री पर एकाधिकार स्थापित कर दिया है ताकि जो विदेशी व्यापारी हैं वो इन चीजों पर अपना हाथ न आजमा पाएं, ताकि यहाँ के स्थानीय व्यापारी सुरक्षित बने रहें। 1686-87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को जो मुगल साम्राज्य में मिला लिया है। 18वीं शताब्दी तक आते आते मसूलीपट्टनम का पतन हो गया है। यहां पर एक शब्द आया है गुमास्ता। तो गुमास्ता जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त व्यापारी थे जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। नए नगर और व्यापारी। देखिए, जब 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत तक के समुद्री यात्रा की खोज कर ली है, उसके बाद यूरोप से आने वाले जो व्यापारी हैं उनकी संख्या में इजाफा हुआ है। तो इन सब के मन में यही है कि पूर्व की ओर व्यापार अपना बढ़ाया जाए, क्योंकि उस समय पूर्व की ओर का मतलब भारत में का जो व्यापार था काफी ज्यादा समृद्ध था। तो 16वीं और 17वीं शताब्दियों में अंग्रेजों, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई है। यहां पर उस समय जब ये लोग एंटर किए हैं, उस समय हमारे यहाँ के कुछ स्थानीय व्यापारी भी थे जिनका व्यापार पर दबदबा था। तो जब ये यूरोपीय व्यापारी हमारे यहाँ एंटर किए हैं तो इन्हें हमारे यहाँ के स्थानीय व्यापारियों ने कड़ी प्रतिस्पर्धा दी है। तो प्रारंभ में मुल्ला अब्दुल गफूर और वीरजी वोरा जैसे कुछ बड़े बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, इनका मुकाबला किया है। किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। यानी उस समय तक क्योंकि उनके पास सेना भी थी, उनके पास पावर भी थी, सत्ता की अथॉरिटी भी थी, तो इस वजह से इन लोगों ने क्या किया, समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। तो मजबूरी में जो भारतीय व्यापारी हैं जिनके पास जहाज वगैरह भी थे उनको पीछे हटना पड़ा है। तो मजबूरी में भारतीय व्यापारियों को इनके एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया है। यानी भारतीय व्यापारी अब इनके एजेंट बनकर रह गए हैं। इसके अलावा इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी है। यानी पहले के समय में क्या था, जो शिल्पकार अपने मन से उत्पादन करते थे, जो भी डिजाइन, जो भी रंग का कपड़ा उन्हें तैयार करना है अपने मन से तैयार करते थे। अब चूंकि यूरोपीय व्यापारियों की एंट्री हो गई है, तो यूरोपीय व्यापारियों के आने की वजह से यहाँ पर पेशगी का सिस्टम स्टार्ट हो गया, पेशगी की प्रणाली चलने लगी है। ये शिल्पी जन अब पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे हैं। अर्थात उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी, उन्हीं के लिए उन्हें अब कपड़ा बुनना होता था। यानी कहने का मतलब यह है कि यूरोपीय एजेंटों ने पहले ही आके अपना ऑर्डर दे दिया है कि हम पहले से आपको 1000 रुपये दे रहे हैं और आपको हमारे लिए इस रंग का, इस डिजाइन का कपड़ा तैयार करना है। तो ऐसे में इन शिल्पी जनों के पास कोई स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि इन्हें ऑर्डर दिया गया है और ऑर्डर में भी एजेंट बता के गए हैं कि हमें इस डिजाइन का कपड़ा चाहिए, किस रंग का कपड़ा चाहिए। तो यहाँ पर शिल्पी जनों की जो स्वतंत्रता है वो घटने लगी है। 18वीं शताब्दी में बंबई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ है, जो आज प्रमुख महानगर हैं। अब देखिए, यहाँ पर महानगरों के उदय के साथ साथ चूंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यूरोपीय व्यापारियों का बोलबाला इन नगरों में ज्यादा था, तो यूरोपीय व्यापारियों ने क्या किया है, जो यहाँ की भारतीय जनता है, क्योंकि भारतीय जनता का नस्ल काला है जबकि यूरोपीय व्यापारियों का नस्ल कैसा है, गोरा है, तो उन्होंने क्या किया है कि विभाजन कर दिया है, नगरों का विभाजन कर दिया। नगरों में एक साइड में केवल भारतीय लोग रहेंगे और अगली साइड में एक यूरोपीय व्यापारियों की बस्ती होगी। तो ब्लैक यानी देसी व्यापारियों
और शिल्पकारों को यूरोपीय कंपनियों ने ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया था, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए हैं। यानी यहां पर विभाजन हो गया है, एक साइड में इंडियन रहेंगे और एक साइड में यूरोपियन रहेंगे। अन्यत्र में है क्रिस्टोफर कोलंबस। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्राचीन काल से ही भारत का जो व्यापार है, यानी खास करके निर्यात व्यापार है, काफी ज्यादा रहा है और भारत के सामानों की यूरोप में या दुनिया के अन्य देशों में प्राचीन काल से ही काफी ज्यादा डिमांड रही है। प्राचीन काल का जो हमारा व्यापार होता था, वो व्यापार समुद्र के रास्ते से भी व्यापार होता था और जो स्थलीय रास्ता है उस रास्ते से भी व्यापार होता था। अब समुद्र के रास्ते जो व्यापार हो रहा था, उसमें दिक्कत क्या थी? उसमें दिक्कत ये थी कि वो व्यापार जो था यूरोप के साथ डायरेक्ट नहीं था। पहले हमारे यहाँ से जो भी जहाज वगैरह जाते थे, वो लाल सागर होते हुए, लाल सागर के जो बंदरगाह है वहां पर अपना सामान छोड़ते थे और वहां से जो है यूरोप के जो भी व्यापारी वगैरह हैं, वहां से सामान को कलेक्ट करके बाद में यूरोप के देशों में ले जाया करते थे। तो ऐसे में दो समस्याएं थी। पहली समस्या ये थी क्योंकि ये जहाज जो है कहां पर जा रहे हैं, ये जहाज जा रहे हैं अरब प्रायद्वीप पर। तो अरब प्रायद्वीप के जो भी वहां के सुल्तान वगैरह हैं, वहां के जो व्यापारी हैं, वो भी उस सामान पर अपना मुनाफा कमाते थे और वहां से आगे जब सामान जाता था तो सामान की कीमतें बढ़ जाती थी। तो यूरोपीय लोगों के मन में ये सवाल था कि कहीं ना कहीं हम ऐसा एक रास्ता खोज निकालें जिससे कि हम भारत तक डायरेक्ट पहुंच जाएं। तो ऐसे में ये मीडिएटर वाले जो लोग हैं, अरब प्रायद्वीप के जो लोग हैं, ये खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे करके हमारे पास जो सामान आएगा वो सीधा आएगा, कम खर्च में आएगा और आसानी से हम उसे ला और ले जा पाएंगे। तो इसी उद्देश्य से यहाँ के कुछ लोगों ने यात्राएं करना स्टार्ट किया है कि कैसे भी करके भारत तक का जो समुद्री मार्ग है वो खोजा जाए। तो इटलीवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। देखिए, इसका मानना यह था कि चूंकि पृथ्वी गोल है, इसलिए अगर वो पश्चिम की तरफ से भी जाएगा तो भारत पहुंच जाएगा, ऐसा इसका मानना था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वह 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा और वेस्ट इंडीज का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा क्योंकि इसे भारत आना था, लेकिन भारत की जगह कहीं और पहुंच गया। तो फिर उसने उस इलाके का नाम, उन द्वीपों का नाम वेस्ट इंडीज रख दिया। इसके पीछे पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक भी यहाँ पहुंचे हैं, जो कि यहाँ पर विजेता भी आए। विजेता का मतलब क्या है कि इन लोगों ने यहाँ के जो अमेरिका के मूल निवासी हैं, इनके ऊपर अपना अधिकार जमा लिया था। अब देखिए, कोलंबस के बाद यहाँ पर वास्को डिगामा आ जाता है। चूंकि कोलंबस का भारत तक समुद्री मार्ग की खोज का जो प्रयास था वो असफल हुआ, इसके बाद यहाँ पर एक पुर्तगाली नाविक है वास्को डिगामा, तो इसने अपनी यात्रा स्टार्ट की है। इसने अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप, जो कि अफ्रीका का सबसे दक्षिणी जो किनारा है, उसको पार करते हुए हिंद महासागर को पार करके 1498 में केरल के कालीकट तट पर पहुंचा है। इसके अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन ये लौट गया है। इसे अपनी यात्रा को पूरा करने में लगभग 1 साल से अधिक का समय लगा था। क्योंकि इसने भारत तक पहुंचने के सीधे समुद्री मार्ग की खोज कर ली थी, तो इसी के बताए हुए या दिखाए हुए रास्ते का अनुकरण करते हुए अंग्रेज, हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी भी यहां तक चले आए हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और इस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्नों का वीडियो है उसे भी अवश्य देखिए, ताकि जो भी चीजें आपने यहाँ पर सीखी हैं, पढ़ी हैं, उनका अभ्यास कर पाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।